कुछ पैरामीटर्स को निकालना है, जिसका कि कंप्लीट डेरिवेशन हमने क्लास में ही किया है। मतलब यहाँ पे गिवन है आपको R1 ए क्या है, ओपन लूप गेन, जो कि ऑलरेडी मेंशन होता है। Ri इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दैट वोल्टेज एम्पलीफायर, जो कि बेसिक एम्पलीफायर हम लोग पढ़ चुके हैं। R0 उसी एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस है। ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ, जहां तक कि वो बेसिक एम्पलीफायर ऑपरेट कर रहा है। सप्लाई वोल्टेज गिवन है एंड आउटपुट वोल्टेज स्विंग। ठीक है समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, आप सभी ने सही सॉल्व किया है, बस कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया है, जिसे मैं अब ऐसे पॉइंट आउट नहीं करूंगी। बट हाँ, ये ध्यान रखिए कि क्या पैरामीटर पूछा गया। जैसे वी क्या पूछा गया है आपसे, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो उसे VOOT ही लिखिए। आपको ये नहीं लिखना है कि वी आउट आपने उसको लिख दिया। सपोज जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि आपको फीडबैक के बाद का गेन निकालना है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है क्लोज लूप गेन AF। तो AF के लिए पहले हमें बीटा निकालना होगा। बीटा का डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है R1/R1 प्लस RF। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली ये, फिर उसी वैल्यू को हमने पुट कर दिया फीडबैक की इक्वेशन में, मतलब जो गेन आफ्टर फीडबैक होगा उसकी इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिली। सिमिलरली इनपुट रेजिस्टेंस का भी डेरिवेशन हमने किया है, वो भी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए बीटा हो जाएगा, तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी। आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 प्लस ए बीटा, तो यहाँ सेम इक्वेशन में हमने डिवीजन में रख दिया है और वैल्यू निकाली है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली ओम्स में आ रही है, ये गीगा ओम्स में आ रही है। देखो वैल्यूज फीडबैक के बाद कैसे बढ़ जा रही हैं। उसके बाद हमने बैंडविड्थ पूछी गई है क्वेश्चन में बैंडविड्थ, तो जो बैंडविड्थ गिवन है ओपन लूप बैंडविड्थ, उसके साथ हमने 1 प्लस ए बीटा को मल्टीप्लाई किया, तो हमें वो बैंडविड्थ मिल रही है आफ्टर फीडबैक। देन दिस इज VOOT, मतलब आउटपुट टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो ये है आपका जो V सैचुरेशन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा, इसे हमने क्लास में किया हुआ है। सो इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, और V सैचुरेशन भी क्वेश्चन में गिवन है। V सैचुरेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, +-13। एक तो पावर सप्लाई गिवन होती है, ये ध्यान रखना है। एक तो आपकी पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई कंप्लीट +-15 वोल्ट की है, लेकिन जो V सैचुरेशन है, जो आउटपुट मैक्सिमम जा सकता है, वो कहां तक जा सकता है, +13 तक और -13 तक। मतलब आउटपुट में जो हमें स्विंग मिलेगा वो केवल +-13 के बीच रहेगा, ये 13 के ऊपर नहीं जाएगा। सो यहाँ पे जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कैलकुलेट किया गया है, वो कैलकुलेट किया गया है बाय दिस वैल्यू ऑफ +- बाय 1 प्लस ए बीटा, जिससे कि आपका वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए जो क्वेश्चन गिवन था वो कंप्लीट हो जाता है। ये समझ आया सभी को? इसमें कोई ऐसा और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको जो डिराइव किए गए हैं क्लास में इक्वेशन, उन्हीं में वैल्यूज को पुट करना है। अब ये आपकी एबिलिटी है, आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कि यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू किसकी पुट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज, मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स ने कुछ अलग वैल्यूज निकाली हैं। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपने कैसे कैलकुलेशन की वैल्यू ली हुई है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे, मतलब ये तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा कि आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद मैच करना भी जरूरी है कि क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि जब अच्छे एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे 0.01 की वैल्यू भी मैटर करती है। इस वजह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि कहाँ पे आप क्या रख रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का, जो कि ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर है। तो वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर अगर आप लोगों को याद हो, तो यहाँ वोल्टेज शंट फीडबैक मतलब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑप एम्प का मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में हमने पावर सप्लाई यहाँ पे सप्लाई दी हुई है नेगेटिव टर्मिनल पे, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ग्राउंडेड है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यूज आई थी, वहां पे हमें एक एडिशनल फैक्टर k मिला था न्यूमरेटर में, तो उस k की वैल्यू को भी अलग से निकाला गया था, अगर आप लोगों को याद हो।
तो यहाँ पे हमें उस के को भी डिराइव करना होगा, क्योंकि जब भी फीडबैक गेन निकालना है तो वहां पे ये के को लिखना पड़ेगा। इसलिए ये के दिख रहा है सभी को, माइनस ए के बाय 1 प्लस ए बीटा। तो बीटा तो पता है हमें R1 बाय R1 प्लस RF है, बट के की वैल्यू को भी डिराइव किया गया था। के की वैल्यू थी RF बाय R1 प्लस RF। तो यहाँ पे हमें पहले के निकालना होगा। यहाँ पे जैसा कि ये डिराइव किया गया इस पीडीएफ में आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबल है सभी को? यस मैम। यहाँ पे के निकाला है पहले, तो के की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये अगर आपने ये वैल्यू एस फॉर्म में निकाल लिया तो इसकी फाइनल वैल्यू भी निकाल लीजिए, क्योंकि वो भी डेसिमल में ही कुछ आएगी, जिससे कि आगे सोल्यूशन इजी हो जाएगा। सिमिलरली बीटा भी निकाला हुआ है, बट इसको भी आप डेसिमल में निकालिए। उसके बाद 1 प्लस ए बीटा निकाला है, ये भी सही है। देन फीडबैक गेन निकाला गया है, तो फीडबैक गेन की वैल्यू अननेसेसरी, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है अपने को, ठीक है। सो यहाँ पे -10 सही वैल्यू है, बट आप कैलकुलेशन इस तरीके से करिए कि आपको सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाए। देन इनपुट रेजिस्टेंस आफ्टर फीडबैक, तो उसको सिर्फ R1 हमें लिखना है, ये कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, आपको सिर्फ वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि फीडबैक के बाद जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है फॉर वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, इट इज R1 ओनली। तो R1 क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 470 ओम। क्लियर है? देन उसके बाद है बैंडविड्थ आफ्टर फीडबैक। तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो रही है, 1 प्लस ए बीटा से मल्टीप्लाई हुई है, इट इज 100 किलोहर्ट्ज, इट इज राइट। ये है आपका दी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी सैचुरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा, तो ये भी करेक्ट है। अगर आप दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों में आपको दिखेगा कि 1 प्लस ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आ रहा है ये सेम ही आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है नहीं? यस मैम। ये जो सेम वैल्यू मिल रही है, ये सेम वैल्यू क्यों मिल रही है? क्योंकि जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है दोनों ही केसेस में अगर आपको दिखेगा कि हमने एक तो वी सैचुरेशन लिया है विच इज सेम फॉर बोथ द एम्पलीफायर्स, एंड अगेन बीटा और ए है, तो ए भी सेम था, क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड और बेसिक एम्पलीफायर हमने लिया है वो है ओपन लूप 741 ओप एम्प। तो उसके लिए गेन तो सेम ही रहने वाला है, आप चाहे अलग अलग एम्पलीफायर में आप उसको यूज करें। एंड सिमिलरली बीटा है, और बीटा की भी वैल्यू R1 और RF पे डिपेंडेंट है, जो कि सेम वैल्यूज पे है। और इसीलिए दोनों ही केसेस में, मतलब वोल्टेज शंट और वोल्टेज सीरीज, दोनों ही केसेस में हमें सेम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। न्यूमेरिकल में कोई उसके बाद है थर्ड पार्ट कुछ बच्चों ने किया है, बट आई एम श्योर कि उनसे नहीं बना है। जिन्होंने भी किया है आप प्लीज बताइए कहाँ से किया है, क्योंकि मेरे पास तो पीडीएफ है, मैं दिखा सकती हूँ कि किसने किसने किया है। तो जिन्होंने भी किया है ये पीडीएफ देखिए आप लोग, जिन्होंने किया है शायद वो बोल नहीं रहे हैं। ये डायग्राम धीरज आपने ही बनाया है ये डायग्राम? किसने किया बेटा? अच्छा, बुक के लिए समझ आया था? ओके ओके, ठीक है। तो बाकी और भी 2-3 लोगों ने ये मेरे को सेंड किया था, मतलब कि उन्होंने भी बुक से ही किया होगा, हो सकता है। तो अगर बुक से आपने समझ के किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आया है तो अभी आप समझ लीजिए। बाकी बच्चों ने क्योंकि नहीं किया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आप लोगों से कि थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर determine the value of output voltage if the input is a 1 volt peak to peak sine wave at 1 kilohertz. Also sketch the output waveform, assume VOOT is 0। मतलब कि पहला जो केस है, पहला जो दिख रहा है आप लोगों को,
ये तो एक नॉर्मल वोल्टेज शंट एम्पलीफायर हो गया, बट वोल्टेज शंट एम्पलीफायर का स्पेशल केस होता है इन्वर्टर। तो उन्होंने पूछा है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए अब आपको बताना है कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आप सभी को पता है कि अगर हमें वी आउट निकालना है आफ्टर फीडबैक, तो वो क्या हो जाएगा, गेन इनटू वी इन। यस और नो, यही होगा। यस मैम। यस मैम। तो इस केस में आपने जो भी एएफ निकाला है, उस एएफ को हमें क्या करना है, जो इनपुट इन्होंने दिया हुआ है कि इनपुट क्या है अब हमारा 1 वोल्ट पीक टू पीक। अब इसको समझना है 1 वोल्ट पीक टू पीक का क्या मतलब हुआ। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे बताइए। फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो 1 वोल्ट पीक टू पीक मतलब ये मैक्सिमम पॉजिटिव हाफ में भी 0.5 और नेगेटिव हाफ में भी 0.5। टोटल 1 वोल्ट कवर कर रही है ये वेव फॉर्म। मतलब 0.5 वोल्ट से -0.5 वोल्ट से +0.5 वोल्ट तक ये वेव फॉर्म जा रही है। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, मतलब कि जीरो वैल्यू पे जीरो होगी और बीच में ये हाई होगी। तो ऐसी कुछ हमारी इनपुट वेव फॉर्म होगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आपको आउटपुट को प्लॉट भी करना है। तो अब क्या करना है, पहले तो आउटपुट की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, मतलब कि एएफ से मल्टीप्लाई करना है, एक वैल्यू आएगी उसकी। वो जो वैल्यू होगी उसको आपको पीक टू पीक में ड्रॉ करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये टोटल वैल्यू होगी, उसको हाफ करके फिर आपको वेवफॉर्म के फॉर्म में ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड थिंग कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव वे में जाती हुई वेवफॉर्म दिख रही है, तो आउटपुट में हमें कैसी मिलेगी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन्वर्टेड मिलेगी। मतलब कि आउटपुट वाली वेवफॉर्म डेफिनेटली कुछ ज्यादा होगी, अगर 0.5 इनपुट की है ज्यादा होगी और आपको ऐसी कुछ मिलेगी। समझ रहे हैं, ये आपको प्लॉट करना है और ऐसा ही प्लॉट भी किया है धीरज ने। ये देखिए, और यहाँ पे 1 मिली सेकेंड भी लिखा हुआ है। 1 मिली सेकेंड क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर आपको ध्यान हो तो वी कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। मतलब ये सिर्फ सिग्नल के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाला सर्किट ये नहीं है, और कोई भी ऐसा सर्किट नहीं होना चाहिए जो कि इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट पे भी मिलनी चाहिए, अदरवाइज आवर सिग्नल विल बी डिस्टॉर्टेड। तो क्योंकि हमारे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज गिवन है, दैट मींस इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/1 किलोहर्ट्ज से 1 मिली सेकेंड आएगा। तो अगर हम इसको टाइम में ड्रॉ करें, टाइम एक्सेस में, तो ये 1 मिली सेकेंड का इसका एक साइकिल होगा, नेक्स्ट साइकिल विल बी ऑफ 1 मिली सेकेंड सिमिलरली। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। और बाकी सभी लोगों को ये बोला जा रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम कुछ दिया जा रहा है तो उसको सीरियसली करिए, क्योंकि अगर क्लास अगर फिजिकली लग रही होती तो हर दिन तो मैं आपके नोट्स चेक ही करती सामने, और इवन यू कैन आस्क टू योर सीनियर्स कि ये काम किया ही जाता था। अगर मैं क्लास ले रही हूँ, आपको न्यूमेरिकल रोज, चाहे वो ईएमआई ही क्यों ना हो, ईएमआई में भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाते थे, बट उस टाइम पे कुछ अलग चीजें थी, तो रेगुलर चेकिंग नहीं हो पाती थी, मतलब मेरे एंड से। बट अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है देन डेफिनेटली आपको ये फीडबैक भी मिल जाएगा कि आपने क्या किया है और किन्होंने नहीं किया है। सो प्लीज टेक इट सीरियसली। और उसके बाद नेक्स्ट एक और डेरिवेशन दिया गया था। ये डेरिवेशन था कि जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, उसके लिए जो फीडबैक नेटवर्क है, उसके लिए हमें बीटा की वैल्यू को डिराइव करना था। तो वो जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क आप सभी को दिया गया था। एक मिनट,
ये नेटवर्क दिख रहा है सभी को? और Yes, कितने ma'am. लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है अभी मुझे ये बताइए हैंड रेज करके, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? प्रीति ने सॉल्व कर लिया है, करुणा, देन कौन है ये? प्रीति एंड करुणा, 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। उसके अलावा किए हैं पर आंसर नहीं आया लास्ट में। ओके, प्रीति करुणा आपका आंसर आ गया है, प्लीज रिप्लाई। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। क्योंकि देखो अगर आपने कर लिया है ये बहुत अच्छी बात है। काइंड ऑफ टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, टफेस्ट तो नहीं है बट लेंथी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पेशेंस बना करके रखना होता है ताकि आप एंड रिजल्ट तक पहुंच जाओ। और अगर आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो वो एक खुद में अचीवमेंट लगता है कि वाओ ये हमने कर लिया है, हाँ ये मेरे से बन गया है। दैट मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और सी आप में से ही अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस और कंसंट्रेशन बना के रखना होगा। जैसे कि आप सभी को नेटवर्क दिख रहा होगा, यही नेटवर्क हमने यूज किया है, यस और नो? सेम नेटवर्क हमने फीडबैक सेक्शन में Yes, यूज ma'am. किया है फॉर आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो इसमें यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है यहाँ पे सीरीज आर्म में लगा हुआ है कैपेसिटर, देन शंट आर्म में रजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। और वहां पे क्या था कि ये सेक्शन को हमने कनेक्ट कर दिया था, ये इसका आउटपुट वाला सेक्शन था V0, और यहाँ से निकल करके आउट जो सर्किट ये जो पार्ट गया था ये VF में गया हुआ था। मतलब वहां पे ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, वो VF, और ये वाला जो पार्ट था वो था V0। बट इसको अगर इंडिविजुअल नेटवर्क लेकर के चले और इसके लिए हम V0 बाय Vin निकाले, मतलब कि गेन निकाले। सी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेटवर्क में आपको बहुत सारे मतलब चैप्टर्स मिलेंगे, एक तो थ्योरम्स का, एक ट्रांसमिशन उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस, देन टू पोर्ट नेटवर्क और बहुत सारी चीजें। ये सब करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क के क्वेश्चन में ट्रिक करके वो क्या बोलते हैं कि आपको निकालना है गेन। गेन निकालना दैट मीन्स सिंपली आपको आउटपुट और इनपुट का रेशियो निकालना है। उस रेशियो के लिए क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है और रजिस्टर, तो डेफिनेटली कैपेसिटर को पहले हमें ओम में कन्वर्ट करना है। और अगर दिख रहा है कि बहुत सारे कैपेसिटर्स है और यहाँ पे हमें एक तो लूप दिख रहे हैं, 2 लूप बने हुए दिख रहे हैं, 3 लूप बनेंगे, तो यहाँ पे 2 एनालिसिस हो सकता है, या तो हम केसीएल लगाएं या केवीएल लगाएं। केसीएल और केवीएल में से बात ये आती है कि यार आसान कौन सा होगा। अगर करने के लिए जाएं तो हम लूप एनालिसिस से थोड़ा आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि केवीएल की इक्वेशन लिखना सबका अपना अलग अलग होता है, बट अगर एक एवरेज लेवल पे बात करी जाए तो केवीएल की इक्वेशन लिखना कंपैरेटिवली इजी लगता है। क्योंकि जब मैं भी सबसे पहले नेटवर्क से इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब सेकंड ईयर में, सिमिलरली जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड सेम में आपने पढ़ा, तो हमें भी नेटवर्क जो फर्स्ट टाइम पढ़ाया गया था, तो नेटवर्क ऐसा सब्जेक्ट लगता था कि इसको करना ही नहीं है, मतलब एक काइंड ऑफ अंदर जो डर रहता है। लेकिन फिर उसको सॉल्व करते करते एक फिर ऐसा स्टेज आया कि सबसे इजी सब्जेक्ट एंड सबसे मतलब आसानी से सॉल्व हो जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो नेटवर्क एनालिसिस। और इसमें भी पहले इजी लगता था केवीएल, और अप्लाई करना केसीएल थोड़ा सा टफ लगता था, मतलब केसीएल की इक्वेशन को लिखना कंपैरेटिवली टफ लगता था। बट बाद में जो समझ में आया कि केसीएल से जो टफ क्वेश्चन होते हैं जल्दी सॉल्व हो जाते हैं एज कम्पेयर टू केवीएल। केवीएल लगता आसान है बट उससे और ज्यादा लेंदी हो जाता है प्रोसेस। तो सिमिलरली हमें यहाँ भी यही करना है। ऑल्दो हमें यहाँ 3 लूप दिख रहे हैं बट वी विल नॉट गो विद द लूप एनालिसिस, मतलब हमें यहाँ पे लूप की इक्वेशन को नहीं लिखना है। हम यहाँ पे लगाएंगे नोड पे केसीएल, और केसीएल लगा के हम निकालेंगे V0 और Vin के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे सब दिख रहा है हमें कितने नोड प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो ये डिलीट इरेज कर लें। आप सभी ने भी, हो सकता है कुछ लोगों ने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं बना है, कोशिश करी नहीं बना, कोई बात नहीं, बट इस टाइप की क्वेश्चन को आप लोगों को करते रहना चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होती है ऑफ केवीएल एंड केसीएल। और एक बार अगर केवीएल एंड केसीएल की पकड़ आपकी मजबूत हो गई तो यू कैन सॉल्व बीजेटी के कोई भी क्वेश्चन
ओपैम के कोई भी क्वेश्चन, हर जगह, क्योंकि आपको सिर्फ केवीएल और केसीएल लगाना होता है और इसीलिए मैंने ये आप लोगों को दिया था कि आप ये खुद से कोशिश करिए। तो यहाँ हम नोड एनालिसिस लगा रहे हैं, मतलब कि वी आर अप्लाइंग केसीएल। केसीएल लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितनी नोड प्रेजेंट है, और ये सबसे पहले इनपुट सेक्शन में वीआई है, या तो हम ऐसे वीआई लगा दें या सिंपली इसको ओपन करके मैंने वीआई लिख दिया। तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है विच इज वीआई, और यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है जो क्या है हमारा वी नॉट। ये जो नोड है ये है वी नॉट, इसके बाद है V1 एंड V2। ठीक है, तो केसीएल की इक्वेशन लिखे, समझ आ रहा है सभी को या नहीं? यस मैम, हाँ रहा। केसीएल की इक्वेशन लिखनी है, सबका अपना अलग नोटेशन है। मैं मेरा नोटेशन बता रही हूँ कि जिस पोटेंशियल पे जो हमारा अननोन वोल्टेज है, मतलब ये हमारे दो नोड्स हैं V1 एंड V2, जो हमें नहीं पता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, हायर पोटेंशियल पे है तो इसकी ओर ही करंट आ रही है, इनवर्ट करंट आ रही है, ऐसा मान के चलते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी V1 माइनस वी आई, ये आप सभी को पता होगा, केसीएल सबने पढ़ा हुआ है। V1 माइनस वी आई डिवाइडेड बाय यहाँ का जो इम्पीडेंस होगा वो इम्पीडेंस क्या है 1/SC। सिमिलरली इस ब्रांच की हो जाएगी V1 बाय R, और इसके बाद यहाँ पे है V1 माइनस V2 बाय 1/SC। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली नेक्स्ट नोड पे जाएंगे V2 पे जाएंगे तो V2 पे भी तीन ब्रांचेस लगी हुई हैं, तीन ब्रांचेस लगी हैं। V2 V0 से कनेक्टेड है, V2 V1 से कनेक्टेड है, V2 ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो V2 माइनस V0 बाय 1+SC, V2 1/SC, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1/SC एंड V2 बाय R। तो इस तरीके से हमारे ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये दो इक्वेशन बनने के बाद इसको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, ये इक्वेशन बनी है, एक ये V1 की है और सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बन रही है ये V2 वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन कहाँ बनेगी, V0 पे, यहाँ पे V0 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1/SC एंड V0 डिवाइडेड बाय R। इससे क्या होगा, V0 और V2 के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, V0 और V1 के बीच में रिलेशन। तो V0 और V2 के बीच में रिलेशन हमें इस केसीएल की इक्वेशन से मिला, और यहाँ से हमें V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V0 मिल गई। ये और आप लोगों ने किया था, ये बताइए मुझे, किया है या नहीं? समझ आ रहा है या नहीं? देखो बेटा, ये आपके एनालॉग सर्किट्स का पार्ट नहीं है, ये सिंपली आपका नेटवर्क एनालिसिस है। बट क्योंकि आपका नेटवर्क एनालिसिस भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से डील कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको इंडिविजुअली बता रही हूँ। अदरवाइज देयर इज नो नीड कि आपको बीटा नेटवर्क का ये पूरा का पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन किया जाए, और ये आपको कहीं भी मेंशन भी नहीं करना है, कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, इवन इन मिड सेम्स ऑल्सो। बट आपको ये नेटवर्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, इस वजह से ये जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे V2 और V0 के बीच में रिलेशन ये मिल हमें, ये रिलेशन मिलते ही हम क्या करेंगे, अब V2 को पुट कर देंगे जहां भी हमारे V1 प्रेजेंट है, V1 और V2 प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। इसके बाद है सिंपल मैथमेटिकल सोल्यूशन, कि अब आपको सही तरीके से सॉल्व करना है। फिर आपका V0 और V1 के बीच में रिलेशन मिल गया, V0 और V1 के बीच में रिलेशन हमें मिल गया। V0 और V1 के बीच में रिलेशन मिलने के बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन थी, जो VI वाली इक्वेशन है, क्योंकि एक VI के टर्म में भी इक्वेशन आएगी, उसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। मतलब एक तो हमने आउटपुट सेक्शन में लिखी थी, सिमिलरली यहाँ VI और V1 का भी एक केसीएल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 माइनस VI डिवाइडेड बाय 1/SC प्लस V1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू 0, ये केसीएल। तो यहाँ पे VI प्रेजेंट है, V1, और V1 हमारा V0 के फॉर्म में आ गया है, तो V1 को अब लिख दिया गया है इन टर्म्स ऑफ V0, और इसको आगे सॉल्व करके हमारी जो इक्वेशन आ रही है V0 और VI की, वो ऐसी कुछ है। ये देखिए, क्यूब है, क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर, और ये सारी इक्वेशन आ रही है। ठीक है, जहां पे भी S क्यूब है, S क्यूब मतलब S की जगह हम पुट करेंगे j ओमेगा, और जहां पे भी S क्यूब और S स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड S क्यूब मतलब ये हो जाएगा
माइनस जे ओमेगा क्यूब। तो ये वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल रही है और इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि ऊपर में कोई भी इमेजिनरी टर्म अभी फिलहाल नहीं प्रेजेंट है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट है उसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी जो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो इमेजिनरी टर्म को जब जीरो से इक्वेट किया तो उसकी वैल्यू निकल करके आ रही है 1/2πRC√6, जो कि आपको डेरिवेशन में बताया गया था जब आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हम पढ़ रहे थे। और इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को वापस से ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जब यहाँ पे पुट करेंगे हम जिस इक्वेशन से हमने इसे अलग किया था इस इक्वेशन में, तो वहां से हमें बीटा निकल करके आएगा। एंड बीटा की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, बीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/-1/29। क्लियर है ये डेरिवेशन सभी को? Yes, ma'am. आप लोग कहाँ तक पहुंच पाए, मतलब Yes, ma'am. खुद से किया नहीं किया, खुद से कर रहे हैं आप लोग? मैम मैंने वोल्टेज डिवीजन से किया था। मैम वोल्टेज डिवीजन से इम्पीडेंस का इक्विवेलेंट निकाला था तो बीच में कहीं अटक गए थे। ओके ठीक है। तो अब आप लोग देखो, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बट वो सारे तरीके तभी सक्सेसफुल मानेंगे जब आपका एंड रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपका एंड रिजल्ट नहीं आ रहा है दैट मीन्स अब आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। सो बेटर कि आपको जो 2-3 तरीके जो भी करना है सबसे करिए बट एंड रिजल्ट तक पहुंचिए, जिससे कि आपका खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू कैन सॉल्व एनी सर्किट। और जब कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं तब तो फिर चीजें इतनी आसान हो जाएंगी कि पूछो ही मत। इसलिए ये था आपका फीडबैक नेटवर्क का सोल्यूशन। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि अब हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। एनीवन, कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. सो ये है हमारा सिलेबस। सिलेबस में अगर आप लोग देखें कि फर्स्ट यूनिट है आपका फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एंड देयर टाइप्स और ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। देन इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी हमने कल किया है। कंप्लीटली थ्योरी पार्ट है बट फिर भी थोड़ा बहुत हमने देखा है, बाकी आप लोगों को खुद से करना है। इसमें थ्योरी पार्ट है और कुछ भी नहीं है। और इसमें आपको एक चीज दी गई थी कि आपको जनरेशन ऑफ आईसीज बताना है। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो जनरेशन है वो किस किस स्टेज में हुआ है ये आप सभी को बताना है। आप सभी लोग नोट डाउन करके रखिए, किसी भी दिन मैं आपसे पूछ सकती हूँ। इट इज नॉट दैट कि कल दिया तो आज ही पूछूंगी, किसी भी दिन। अब लिखा हुआ है तो वो मिट तो जाएगा नहीं। सो बेटर कि आप लोग करके रखें, आपसे किसी भी दिन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि टाइम भी हमें देखना है ना कि आगे की क्लास के लिए टाइम भी मैनेज करना है। सो नेक्स्ट यूनिट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो फर्स्ट है वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड एनालिसिस। तो हमें ये देखना है आज की क्लास में कि व्हाट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग। अब हम लोग सेकंड यूनिट में एंटर कर रहे हैं। तो मैम आप अभी पीडीएफ अपलोड नहीं किए ना? नहीं बेटा, वो अपलोडेड है। मैं अभी आप वो पब्लिश कर दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रेटेड सर्किट एंड जो लास्ट वाला है हार्टले कॉलपिट क्लैप ऑसिलेटर वो भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो मैम यस मैम एलसी ऑसिलेटर के लिए मैम कौन सी बुक प्रेफर करना? हाँ, एलसी ऑसिलेटर प्रिंस बोल रहे हैं ना। हाँ, एलसी ऑसिलेटर आपको गायकवाड़ में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको सेड्रा एंड स्मिथ से रेफर करिए आप लोग, सेड्रा एंड स्मिथ। और बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मैं ये बोलूंगी कि आप या तो जो नोट्स में दिया गया है उतना काफी है, लेकिन फिर भी और भी पढ़ना है तो सेड्रा एंड स्मिथ और मिलमन एंड हेल्कियाज में भी मिल जाएगा ऑसिलेटर। सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिवाइसेस की बात आती है तो वहां पे मिलमन अच्छी है, मतलब डिवाइसेस में आपको बेसिक बीजेटी एंड एफईटी एंड ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है सर्किट्स की तो सर्किट्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन सेड्रा में है। और आपको ये ऑसिलेटर और ये सब कुछ तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब जब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन, इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब नहीं समझ में आएगा तो उसके पीछे जो थ्योरी गिवन है उस थ्योरी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
तो जब वो पढ़ेंगे तो आपको वो सर्किट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वैसे ऑसिलेटर आपको बीजेटी की तरह नहीं पढ़ना है, बीजेटी जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ना है उतना ऑसिलेटर डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऑसिलेटर फिलहाल तो जितना पढ़ाया गया है दैट इज सफिशिएंट, मतलब ये गेट की क्लास का ही है, समझ लो। ये जो मेरे को गेट की क्लास में पढ़ाया गया था वो मैंने आपको क्लास नोट्स में पढ़ा दिया है। उसके अलावा भी आपको पढ़ना है और उसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन करना है तो आप गेट के किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाइए, उसमें ऑसिलेटर चैप्टर पे जाइए एंड ऑसिलेटर के क्वेश्चन कीजिए। नाउ सी कि इतना पढ़ने के बाद आपसे ऑसिलेटर के क्वेश्चन बन रहे हैं क्या, क्योंकि आरजीपीवी में जो पूछा जाएगा वो तो आपको पढ़ा दिया गया है। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस मैम। सो नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले व्हाट इज ओपैम्प? ओपैम्प क्या है? ओपैम्प की डेफिनेशन में जो फर्स्ट लाइन होती है, इट इज अ डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर। जब बात आती है डायरेक्ट कपलिंग की, तो डायरेक्ट कपलिंग का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज डायरेक्ट कपल। डायरेक्ट कपल का मतलब ये होता है कि अगर आपको याद हो कल की क्लास में हम लोगों ने एक सर्किट पढ़ा था जहां पे कि फर्स्ट स्टेज में CC1 एंड आखिरी में CC2 लगे हुए थे। ये क्या थे? कपलिंग कैपेसिटर्स, जो कि हम जब एसी सिग्नल देते हैं तब ये शॉर्ट हो जाते हैं और सिग्नल को कपल करते हैं। बट इन केस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देयर इज नो कपलिंग कैपेसिटर। दैट मीन्स कि अगर हमने ये कपलिंग कैपेसिटर यूज किया है उस केस में हम सिर्फ एसी को एम्पलीफाई कर सकते हैं, वी कैन नॉट एम्पलीफाई डीसी, क्योंकि अगर हमने डीसी लगाया तो ये क्या हो जाएगा? ओपन। यस और नो? यस मैम। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जो एसी और डीसी दोनों को इक्वली एम्पलीफाई करता है। मतलब कि इसकी फर्स्ट स्टेज में आपको कोई भी कपलिंग कैपेसिटर नहीं दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर। हाई गेन क्योंकि गेन ज्यादा प्रोवाइड करता है ये हाई गेन एम्पलीफायर, जो कि 0 से 1 मेगाहर्ट्ज। 0 से 1 मेगाहर्ट्ज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फॉर IC 741 जो सबसे पहले IC बनाई गई थी, अगर आप लोगों को पता हो, IC 741, उसके लिए जो ओपन लो फ्रीक्वेंसी F0 थी वो क्या थी? 5 हर्ट्ज। एंड उसके लिए जो गेन की वैल्यू थी दैट वाज 20 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर बताइए 4। ठीक है, तो उससे जो निकल करके आती है वो मैक्सिमम बैंड जो बैंडविड्थ मिलती है हमें वो है 1 मेगाहर्ट्ज अप टू 1 वैल्यू यूनिटी गेन। मतलब जहां तक कि हमें गेन की वैल्यू मिनिमम 1 मिलेगी वहां तक की फ्रीक्वेंसी है 0 से 1 मेगाहर्ट्ज, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें फीडबैक भी यूज किया जाता है, उसके बाद ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंप्लीट होता है। जब तक हमने फीडबैक को नहीं लगाया दैट मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगी और वो किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वहां पे फीडबैक मैंडेटरी होता है। देन जो फर्स्ट स्टेज होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब बाकी का ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग तब पढ़ेंगे जब हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर या तो फिर डिफ एम कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में भी रहा होगा। था पिछले सेमेस्टर में क्या? पिछले सेमेस्टर में डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपके सिलेबस में था या नहीं? नहीं भी होगा या होगा तो भी हमें यहाँ पढ़ना ही है। सो बेटर कि आप सही बोले कि हाँ था या नहीं था। बताइए, नहीं था क्या सिलेबस में? डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपके सिलेबस में नहीं था? आप लोग सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है, किसी को रिप्लाई नहीं करना है। रिप्लाई करिए बेटा, तभी समझ में आएगा कि हाँ क्लास में 55 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। मैम नहीं था। नहीं था, ओके चलिए ये मान लेते कि नहीं था, कोई बात नहीं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है? नॉर्मल एक एम्पलीफायर का जैसे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, ये सर्किट सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने दो सर्किट बने हुए हैं, एक तो है बेसिक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर एंड दूसरा भी है बेसिक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। दोनों में ही क्या लगा हुआ है? कलेक्टर टर्मिनल पे एक रजिस्टर है, देन एमीटर टर्मिनल पे एक रजिस्टर है। पावर सप्लाई ली है हमने VCC एंड नेगेटिव पावर सप्लाई ली है -VEE।
दिस इज द ट्रांजिस्टर Q1 एंड दिस इज द ट्रांजिस्टर Q2। बेस को हमने किया है ग्राउंड इंटेंशनली, बट इसको हमेशा ग्राउंड नहीं करेंगे। तो जब हमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिजाइन करना होता है तो नॉर्मल कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के दो स्टेजेस लेते हैं हम, और दोनों को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि दोनों ही आइडेंटिकल हो। मतलब कि जो एक Q1 स्टेज हमने ली है, जो दूसरी Q2 स्टेज हमने ली है, दोनों के एमीटर रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे, दोनों के कलेक्टर रेजिस्टेंसेस इक्वल होंगे, दोनों का फिजिकल डिजाइन इक्वल होगा। ये जो पावर सप्लाई VCC एंड माइनस VE ये दोनों इक्वल होंगी, मतलब VCC और VE की वैल्यू दोनों ही ±5 वोल्ट अगर हम रखेंगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। और दोनों को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि एक एमीटर कनेक्शन हो जाए, मतलब दोनों का एमीटर कनेक्ट कर दिया है, देन दोनों का कलेक्टर कनेक्ट कर दिया, और उसको लेकर के हमने एक एमीटर रेजिस्टेंस लगाया है, और दोनों के बेस टर्मिनल पे हमने दो अलग अलग इनपुट वोल्टेजेस दी हुई हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर दोनों ही आइडेंटिकल बनाए गए तो हमें एक बैलेंस्ड सर्किट मिलेगा, और उस बैलेंस सर्किट में कलेक्टर से लेकर के एमीटर तक जो एक स्टेज में करंट फ्लो होगी, वही करंट दूसरे स्टेज में भी फ्लो होगी, और वही करंट आगे जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगी बताइए। अगर यहाँ पे भी IC है तो यहाँ पे भी IE होगी, और यहाँ पे भी IE, तो इस RE से कितनी करंट फ्लो होगी बताइए, इस RE से कितनी करंट जाएगी मैम 2I। यस, 2IE करंट फ्लो होगी। और इस तरीके से एक आइडेंटिकल सर्किट बनेगा। और इसका जो आउटपुट हम लेंगे वो आउटपुट लेंगे, क्योंकि आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं, अगर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है तो आउटपुट वी विल टेक अक्रॉस दिस कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट लिया जाएगा दोनों के कलेक्टर के अक्रॉस, मतलब कि दोनों का जो ये इसका VC1 हो गया, दिस इज VC2, तो जो हमारा V0 होगा वो क्या हो जाएगा, VC1 माइनस VC2, दोनों के कलेक्टर टर्मिनल पे जो वोल्टेज प्रेजेंट है उसका डिफरेंस। और इसी वजह से इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्योंकि जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट वोल्टेजेस। और जैसा कि आपने अभी तक ओपैम में पढ़ा है कि ओपैम क्या करता है, ओपैम जो भी हम इनपुट में देते हैं उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि इन दोनों को हमने बनाया ऐसा है कि दोनों ही आइडेंटिकल स्टेजेस हैं। तो अगर आइडेंटिकल स्टेजेस हैं तो अगर इक्वल करंट फ्लो होंगी तो बाकी सारी चीजें नेग्लेक्ट हो जाएंगी, बस थोड़ा सा जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही डिफरेंस अमाउंट एम्पलीफाई होगा और हमें आउटपुट में मिलेगा। और इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब यहाँ पे दो इनपुट स्टेजेस होती हैं, और उन दो इनपुट स्टेजेस में जो सिग्नल दिया जाता है उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट में मिलता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इज इट क्लियर? यस मैम। एंड दिस इज द यस फर्स्ट मैम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और इसलिए हमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ना है। यहाँ पे बाकी जो अभी एक्सप्लेन किया गया है ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। फर्स्ट इज डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट है ये है डुअल इनपुट, मतलब हमने दो इनपुट दिया हुआ है, और बैलेंस्ड आउटपुट। बैलेंस्ड आउटपुट का मतलब है कि आउटपुट हमने दोनों से के अक्रॉस लिया है, उस टाइम पे ये बैलेंस्ड है। और सेकेंड जो हो जाता है डुअल इनपुट, पहला है डुअल इनपुट एंड बैलेंस्ड आउटपुट। सेकेंड है डुअल इनपुट, मतलब हमने इनपुट तो दोनों में दिया है बट आउटपुट हमने कहाँ से लिया है, सिर्फ एक कलेक्टर और ग्राउंड के अक्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सभी को? Yes, यस मैम। यस मैम।
यहाँ पे है फर्स्ट डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सेकंड इज डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अनबैलेंस्ड का मतलब है कि आउटपुट हम एक ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के क्रॉस लेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के क्रॉस नहीं लेंगे। थर्ड इज अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बाकी आप लोग समझ जाइए, दो है, दो इनपुट है, दो आउटपुट है, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन कैसे कि सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मतलब एक ही इनपुट दिया है और एक ही टर्मिनल से आउटपुट लिया है, तो ये हो जाएगा सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। देन सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। 4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, बट पढ़ना हमें बेसिकली एक ही है, बाकी के सेम हो गया एज इट इज, इसलिए डिटेल में एक को पढ़ेंगे, बाकी को एज इट इज करना है। मतलब समझना सभी को है, बट डिटेल में एक को पढ़ेंगे इसलिए। तो ये 4 कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सभी को? डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 4 कॉन्फ़िगरेशंस आर देयर। अब इनमें से अब देखो, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेज होती है, यही वो स्टेज है जो ये इंश्योर करेगी कि ओपैम हाई गेन दे, मतलब कि ओपैम एक हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और ये हाई गेन तभी प्रोड्यूस करेगा जब ऐसी 2-3, मतलब ये एक स्टेज आपको दिख रही है, ऐसी एक और स्टेज और ऐसी एक और स्टेज लगा दे, तब जाकर के कंप्लीट ओपैम बनेगा, क्योंकि ये स्टेज में हमें कुछ गेन मिलेगा, ये वी नॉट हमें कुछ गेन देगा, और ये गेन क्या देगा इसको आगे हम डिराइव करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेज भी हमें ऐसा ही गेन देगी, फिर नेक्स्ट स्टेज एक ऐसा ही गेन देगी, तो टोटल कितने गेन हो जाएंगे? एक क्यूब, मतलब कि आपको हाई गेन मिलेगा। एंड जो हमारा इनपुट में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ये हुआ कि इनपुट में हम अगर कुछ भी ना दे, दोनों इनपुट हमारे ग्राउंडेड है, उस केस में भी हमें आउटपुट में हाई गेन मिलना चाहिए, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर। क्यों? क्योंकि हम 2 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, दोनों को कितना भी आइडेंटिकल बना दे, स्मॉल मिसमैचिंग दोनों के बीच में हमेशा रहने वाली है, और उस केस में भी आपको ओपैम हाई गेन देने वाला है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए जब बात आती है मल्टी स्टेजेस की, मल्टी स्टेजेस, तो वहां पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर सबसे ज्यादा यूज, मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही यूज किया जाता है। अगर हमें मल्टी स्टेजेस में लगाना है एम्पलीफायर को, तो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को मल्टी स्टेजेस में लगाएंगे, एंड वी विल अचीव द हाई गेन वैल्यू, एंड उस हाई गेन वैल्यू से हमारा ओवरऑल एम्पलीफायर डिजाइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे, जिसका कि हमें डीसी एनालिसिस करना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इस डीसी एनालिसिस में हमें कुछ इक्वेशंस हैं जो समझनी है, देन उसका एक क्वेश्चन है वो करना है। सो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी शेड्यूल्ड है, सो कल आपकी